प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अध्ययन करेंगे वह है महाजनपद काल। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो जनों के रूप में रहते थे, अर्थात कबीलों के रूप में रहते थे और उत्तर वैदिक काल तक एक निश्चित क्षेत्र में बस जाने के कारण ये जनपद कहलाने लगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बहुत से जनपद अस्तित्व में आ गए। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि जो जनपदों का काल है या महाजनपदों का काल है, ये 1000 ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का माना जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये जनपद बड़े जनपदों के रूप में भी हमें दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि भू विस्तार के लिए इन जनपदों में आपस में संघर्ष होने लगा और जो भी कमजोर पड़ता था जनपद वो हार जाता था और शक्तिशाली जनपदों में विलीन हो जाता था। ये जो शक्तिशाली जनपद थे भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत विस्तृत थे, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे जनपदों को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया था और अधिक शक्ति संपन्न भी थे। इसीलिए इन्हें महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। अंगुत्तर निकाय के अतिरिक्त एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, लेकिन उसमें कुछ जनपद दक्षिण क्षेत्र के हैं और चूंकि ये काफी बाद की रचना है इसीलिए अंगुत्तर निकाय को प्रमाणिक माना जाता है। यह जो महाजनपद काल था इसे 8वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इस काल को 1000 ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का मानते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे। सबसे पहले आता है अंग महाजनपद। ये मगध के पूर्व में था और इस जनपद का सबसे पहले उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, जहां गांधारों और मगधों के बीच संघर्ष की बात होती है। उत्तर वैदिक युग में ही इसका तात्पर्य है कि ये जो जनपद हैं वो बन चुके थे और वर्तमान में जो बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला है ये वो स्थान है जहां ये जनपद कभी रहा होगा। इसकी राजधानी चंपा थी और चंपा उस समय भारतवर्ष की सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी। अंग राज्य का मगध के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था और अंत में हम देखते हैं कि बिंबसार के समय में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अब आता है मगध। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना व गया जिलों पर स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर या राजगृह कही गई, जो चूंकि चारों तरफ से पर्वतों से घिरी हुई थी इसीलिए गिरिव्रज के नाम से भी जानी जाती थी। इसका संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है और मगध का जो ये महाजनपद था ये सर्वाधिक शक्तिशाली जनपदों में से एक था। राजगृह जो इसकी राजधानी है वो महात्मा बुद्ध की गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा था। अब आता है काशी। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी हुई थी। ये वाराणसी या हम कहें बनारस, इसका नाम वहां के राजा बानर के नाम पर रखा गया था और उस युग में ये जो नगर था वाराणसी ये व्यापार, शिल्प और ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। लेकिन कालांतर में इसका कौशल राज्य के साथ संघर्ष हुआ। पहले तो इसने कौशल को दबाए रखा, लेकिन अंत में पराजित होकर इसे कौशल प्रदेश में मिलना पड़ा। जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं उनके पिता अश्वसेन इसी काशी के राजा रहे थे। अब बात करते हैं हम कौशल प्रदेश की।
जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिला है, गोंडा और बहराइच का जो क्षेत्र है, वो महाजनपद कौशल का क्षेत्र रहा था। और इस जनपद की स्थापना बुद्ध के पूर्व ही हो चुकी थी। इसकी राजधानी अयोध्या थी और इसकी जो द्वितीय राजधानी है उसको श्रावस्ती के नाम से पुकारा गया है। ये जो राजधानी थी वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी। अयोध्या और साकेत दोनों ही बहुत ही प्रमुख नगर थे। प्राचीन काल में यहाँ पर सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं का राज्य था। जो दक्षिणी भाग था इसका, उसकी राजधानी कुशावती थी। कंस जहाँ का राजा था। और काशी जनपद से इस महाजनपद की नहीं बनती थी। प्रसेनजित के जो पिता थे महाकौशल, उसके समय में काशी कौशल जनपद में विलीन हो गया था। बुद्ध के समय जो 4 शक्तिशाली जनपद बचे थे उनमें से कौशल भी एक था। अब आता है वत्स जनपद। ये जनपद बुद्ध के समय स्थापित हुआ था और अवंती के उत्तर पूर्व की जो तटवर्ती भूमि थी वो इस जनपद में सम्मिलित थी। उत्तर प्रदेश का जो आधुनिक प्रयागराज है उसके आसपास की ये जगह थी। पुराणों के अनुसार राजा निचक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। इसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। और बुद्ध के समय में हम देखते हैं इस वंश का प्रतापी राजा उदयन था, जो शतानीक का पुत्र था। इसके बारे में ही हम देखते हैं स्वप्न वासवदत्तम नाटक की रचना की गई, जिसमें राजा उदयन और अवंती की जो राजकुमारी है वासवदत्ता, उसका विवरण हमें प्राप्त होता है। और अवंती के राजा के साथ इसका भी जीवन पर्यंत संघर्ष चलता रहा और उदयन की मृत्यु के बाद जो वत्सराज है वो अवंती के अंदर सम्मिलित हो गया था। इसके बाद आता है चेदी महाजनपद। आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसका जो समीपवर्ती प्रदेश है वो इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी और ये जो नगर है वो केन नदी के तट पर स्थित था। महाभारत में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है इस राज्य का। और इसका राजा शिशुपाल था महाभारत काल में, जिसके बारे में आप जानते हैं कि कृष्ण की बुआ का लड़का था वो, और कृष्ण के द्वारा ही शिशुपाल का वध किया गया था। इसके बाद आता है कुरु महाजनपद। ये जनपद यमुना नदी के तट पर, जो दिल्ली मेरठ का जो क्षेत्र है उसके पास विस्तृत था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर इस राज्य का एक और मुख्य नगर का नाम है। और पाली ग्रंथों के अनुसार यहाँ के शासक युधिष्ठिर गोत्र के थे। यह जनपद अपने आचार और शील के लिए बहुत ही विख्यात था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ पे कौरव्य नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन बुद्ध का समय आते आते ये जो महाजनपद है वो अपना पुराना गौरव उसको खो चुका था। पहले इसमें राजतंत्र व्यवस्था थी, बाद में इसमें गणतंत्र स्थापित हो गया था। अब आता है पांचाल महाजनपद। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां का जो रुहेलखंड और गंगा यमुना के दोआब का जो पूर्वी भाग है वहां पर ये पांचाल प्रदेश स्थित था। यह चंबल नदी तक विस्तृत था और उत्तर वैदिक साहित्य में भी हमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीन काल में ये 2 भागों में विभक्त था, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इन दोनों में दक्षिण पांचाल अधिक शक्तिशाली था और उत्तरी पांचाल पर अधिकार भी करना चाहता था। हम महाभारत काल में देखते हैं कि द्रौपदी जो है उसे इसी पांचाल राज्य की पुत्री ही माना गया है। और मध्य दोआब क्षेत्र जो हमारा बदायूं फर्रुखाबाद है आधुनिक, वहां पर इसकी स्थिति मानी गई है। अब आता है मत्स्य जनपद। इस जनपद की सीमा बहुत ही विस्तृत थी।
राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर जिले का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर सम्मिलित था और इसकी राजधानी विराट नगर मानी गई है। और हम देखते हैं कि ऋग्वेद में भी हमें मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हमें शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्यों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में इस जनपद के राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन महाभारत में पता चलता है कि पांडवों ने अपना जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था उसे इसी विराट नगर के अंतर्गत ही पूरा किया था और बाद में ये जो महाजनपद है वो भी मगध राज्य का अंग बन गया था। अब है शूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी और ये जनपद कुरु जनपद के दक्षिण और चेदी के पश्चिमोत्तर में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी और यहाँ पर पहले यदुवंशी अंधक वृष्णियों का गणराज्य था। महाभारत के समय हम देखते हैं कि मथुरा नगरी का बहुत बड़ा महत्व था और यादव वंश के जो कृष्ण हैं उन्होंने यहीं पर अपनी ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त की थी। बौद्ध ग्रंथ में जो अवंती पुत्र का नाम मिलता है हमें इसी जनपद के राजा को माना जाता है और इससे हमें पता चलता है कि शूरसेन में और अवंती में संभवतः कोई वैवाहिक संबंध भी था। यह राज्य महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अब आता है वज्जी महाजनपद। ये 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। गंगा नदी के उत्तर में और नेपाल की पहाड़ियों तक ये विस्तृत था। ये जो 8 राज्य थे उसमें लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रक ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे और ये सब आज आधुनिक बिहार राज्य में है। इस गणराज्य की राजधानी थी वैशाली और वर्तमान में जो बिहार राज्य का दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फर जिले हैं वो सब इसके अंतर्गत आते थे। ये व्यापार का बहुत महान केंद्र था, लेकिन जब मगध में अजातशत्रु राज्य कर रहा था तो उसने इस महाजनपद को परास्त किया, अपने अधिकार में किया और मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। अब आता है मल्ल जनपद। इस जनपद का अस्तित्व वर्तमान देवरिया के निकट था। इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। वज्जी संघ के अलावा जो दूसरा गणतांत्रिक महाजनपद था वो यही था। इसकी भी 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी थी कुशीनगर और दूसरे की थी पावापुरी। ये कुशीनगर जो है इसमें ही महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था। मल्ल के जो लोग थे वो युद्ध प्रेमी थे, अच्छे योद्धा थे, लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि मगध की साम्राज्यवादी नीति का इस पर भी प्रभाव पड़ा और ये भी मगध का अंग बन गया। अब आता है काम्बोज। गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था और उसके पश्चिम में जो बदख्शा प्रदेश है वो ही काम्बोज महाजनपद कहलाता था। यानी कश्मीर का जो उत्तरी छोर है, गांधार के उत्तर का जो प्रदेश है, पामीर और बदख्शा ये सब मिलकर काम्बोज बनाते थे। इसकी राजधानी राजपुर या हम कहें हाटक थी और इसका जो उल्लेख है इस जनपद का वो बौद्ध ग्रंथों में गांधार के साथ हुआ है। यानी गांधार और कंबोज दोनों ही समकालीन भी थे और आसपास बसे हुए राज्य भी थे। द्वारिका इस राज्य की दूसरी प्रमुख नगरी थी, जिनके राजाओं के नाम हमें मिलते हैं चंद्रबर्मन और सुदक्षिण। महाभारत काल में यहाँ पे राजतंत्र था, लेकिन बाद में यहाँ पर गणतंत्र स्थापित हो गया और ये वर्तमान में हमने कहें तो भारत से बाहर का राज्य है। गांधार, गांधार जो है ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित था। इसमें अफगानिस्तान का पूर्वी भाग आता है, हमारा सीमांत प्रदेश और पश्चिमी पंजाब के जो अधिकांश भाग हैं वो इसमें सम्मिलित थे। कुंभकार जातक अपने को बताता है कि तक्षशिला इसकी राजधानी थी, जो कि विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र थी। यहाँ पे दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे
और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे पुष्कर सारण राजा राज्य करता था, जिसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को भी परास्त किया था। अब आता है अश्मक। दक्षिण भारत का ये एकमात्र महाजनपद है। यह राज्य गोदावरी नदी के आसपास स्थित था और इसकी राजधानी थी पौदन्य, या हम कहें पोतन। यह जनपद भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। इसका दूसरा नाम अस्सक भी कहा गया है। इसके राजा प्रवर अरुण और उनके मंत्री नंदीसेन का उल्लेख हमें चुल्ल कलिंग जातक में मिलता है। पुराण कहते हैं कि यहाँ के जो राजा थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका संघर्ष अवंती राज्य के साथ चलता रहा और इसके परिणाम स्वरूप इसे अवंती राज्य के अधीन होना पड़ा। अब आता है अवंती। महात्मा बुद्ध के पूर्व से ही अवंती जो है वो बहुत ही गौरवपूर्ण था। ये जनपद वर्तमान जो मालवा है वहां पर स्थित था और ये भी 2 भागों में स्थित बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इसमें उज्जैनी जो है वो उत्तरी भाग की राजधानी थी और महिष्मती दक्षिणी भाग की राजधानी थी। ये दोनों ही राजधानियां संस्कृति और धार्मिक दृष्टिकोण से प्राचीन भारत में बहुत ही उल्लेखनीय थी। प्राचीन काल में यहाँ पे हैय वंश का शासन था और उससे भी पहले इक्ष्वाकु राजा राज्य करते थे। अवंती भी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा और बुद्ध के समय अवंती बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और चंड प्रद्योत यहाँ पर शासन कर रहा था। ये देखिए, आप मैप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये विभिन्न जनपद स्थित थे। हम पूर्वी भारत की ओर से शुरू करते हैं। मगध है, अंग है, फिर वज्जी, मल्ल, काशी, फिर कौशल, वत्स, पांचाल, कुरु, गांधार, बाहर देखिए अफगानिस्तान की तरफ कंबोज, फिर वापस राजस्थान की तरफ आते हैं हम, मत्स्य, शूरसेन, नीचे अवंती, फिर चेदी और सबसे दक्षिण में है अस्मक। ये जो महाजनपद थे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इनमें निरंतर ही संघर्ष चलता रहा। इन महाजनपदों में दोनों प्रकार की शासन प्रणालियां देखने को मिलती है। कुछ में राजतंत्र था और कुछ में गणतांत्रिक प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ये जो 16 महाजनपद थे, ऐसा नहीं है कि भारत में केवल मात्र यही 16 महाजनपद थे। इनके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे जनपद विद्यमान रहे, लेकिन साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण, यानी अपने क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करने की चेष्टा के कारण, कौशल, वत्स, अवंती और मगध, यही 4 महाजनपद शक्तिशाली होकर उभरते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बाकी सब जनपदों को इन्होंने हस्तगत कर दिया और अपने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन 4 महाजनपदों में भी बाद में संघर्ष होता है और अंत में मगध महाजनपद को विजय प्राप्त होती है और शीघ्र ही वो भारत की केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आता है। अब हम महाजनपद काल के अगले वीडियो में इस काल के गणतंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे।